नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। डबल इंजन की सरकार शब्द के प्रयोग पर बोले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये तो संघीय व्यवस्था है केंद्र और राज्य की। मनमोहन सिंह ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, मोदी जी, शाह जी इसका प्रयोग कर रहे हैं। कर्नाटक ने इसको खारिज कर दिया है। क्या ये हमारा अधिकार छीन लेंगे? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र पर वार किया है। डबल इंजन की सरकार वाले शब्द के इस्तेमाल पर सवाल उठाया है सीएम भूपेश बघेल ने। उन्होंने कहा कि ये तो संघीय व्यवस्था है केंद्र और राज्य की। मनमोहन सिंह ने भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, जबकि मोदी जी, शाह जी इसका प्रयोग कर रहे हैं। कर्नाटक ने इसको खारिज कर दिया है। डबल इंजन की सरकार, ये तो संघीय व्यवस्था है केंद्र और राज्य की। लेकिन मनमोहन सिंह 10 साल रहे प्रधानमंत्री, कभी उन्होंने डबल इंजन शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये डबल इंजन की सरकार के प्रयोग इसी शासनकाल में मोदी जी, शाह जी, नड्डा जी ये सब करते रहे। नड्डा जी कर्नाटक में धमकी तक दे डाले। उसी प्रकार से हिमाचल में उन्होंने धमकी दी थी, इससे केंद्र से जो पैसा मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। ये तो आपके अधिनायकवादी प्रवृत्ति है। और न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, चुनावी साल में जहां भी कैंपेन होता है, बीजेपी या केंद्रीय बीजेपी डबल इंजन की सरकार का आह्वान करती है, हम कहें कि कैंपेन में बहुत जमकर इस्तेमाल करती है। तो क्या छत्तीसगढ़ में इलेक्शन या कैंपेन शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने काउंटर शुरू कर दिया? देखिए, जहाँ जहाँ पर भी चुनाव होते आए हैं, ये जो है वो आज बीजेपी में ये जो लाइन है वो कॉमन हो चुकी है, डबल इंजन की सरकार। और यहाँ पर भी ये छत्तीसगढ़ को लेकर भी पिछले दिनों अनुर साहब ने कहा था कि जल्द जो है वो डबल इंजन की सरकार बनने वाली है और इससे जनता को फायदा होगा। तो जाहिर तौर पर इसी पर जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जहाँ जहाँ पर विधानसभा चुनाव होते हैं वहाँ पर इस तरह के बयान जो है दिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही अमित शाह भी लगातार इसको, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो लगातार इसका उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये धमकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने मनमोहन सिंह के समय भी जो है वो कांग्रेस की सरकार वहां थी और यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी। लेकिन लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं कांग्रेस से। अमित श्रीवास्तव जी, ये तो भाई सियासी दलों का अपना अपना स्टाइल भी है कैंपेन का, भाई बताने की कोशिश की या कैसे राज्य का ज्यादा विकास हो सकता है अगर डबल इंजन की बात करती है बीजेपी। तो देखिए, लगातार आपको बता दूं कि बीजेपी का डबल इंजन पूरी तरीके से फेल हो गया है। और जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि हमारे भी प्रधानमंत्री, और हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनका ना मुखड़ा चला ना दुखड़ा चला। और आप देखिए, कर्नाटक की जनता ने जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, उनको दक्षिण मुक्त भाजपा कर दिया। तो लगातार आप देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि भारत संविधान से चलेगा साहब, और दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी कि एक फेडरल सिस्टम के तहत होना चाहिए। तो जनता यहाँ जनार्दन होती है और मुझे लगता है कि जनता पे छोड़ना चाहिए कि कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है, किसे उसे जिताना है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कर्नाटक की जनता को, जिन्होंने एक जनादेश देके ये बताया कि देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ये देश चलेगा। और लोकतंत्र को कलंकित करने वाले जो लगातार चुनी हुई सरकारों को गिराते थे, उनको एक जवाब दिया है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन करने वाले को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि लगातार कर्नाटक की जनता को मैं प्रणाम भी करना चाहता हूं कि उन्होंने एक नया संदेश दिया कि अब मुद्दों पे बात होगी, ज्वलंत मुद्दों पे बात होगी, महंगाई पे बात होगी, रोजगार पे बात होगी और ज्वलंत मुद्दों पे बात होगी, इधर उधर की बात नहीं होगी। कितना इन्होंने किया नाटक, फिर भी इनके हाथ से चला गया कर्नाटक। तो लगातार आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि ज्वलंत मुद्दों पे बात होनी चाहिए और जनता सारी चीजों को समझती है साहब, माइनॉरिटी ऑब्जर्वेशन में रखती है और अपने मताधिकार के प्रयोग से जनता ने ये जी। और मैं आपको बता दूं कितना दुखद पहलू है। आप देखिए कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के परम भक्त बजरंग बली को जिस प्रकार से उन्होंने बजरंग दल से जोड़ने का प्रयास किया, हमने उसी समय कहा था कि प्रधानमंत्री जी को तत्काल अपने वक्तव्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो ये सारा जवाब जनता ने दिया है कि तू इधर उधर की बात ना कर। जी, कर्नाटक का आप जिक्र कर रहे हैं। हर स्टेट की अलग कंडीशंस होती हैं, सियासत अलग होती है, अलग मुद्दे होते हैं, मसले होते हैं।
कैसे आपको लगता है कि डबल इंजन वाला मसला यहां नहीं चलेगा या फिर यहां पर जनता उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी? देखिए, कोई भी जनता के सरकार जब बैठती है तो उसकी जिम्मेदारी और जवाबदारी होती है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे। हमने यहाँ पर अच्छा काम किया और हम पिछले 4.5 सालों में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हम टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं साहब, और लगातार हम जनता के अनुरूप हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। जनता की मूलभूत सुविधाएं का, जनता का अगर कोई समस्या होती है तो जनता उसका समाधान चाहती है। जनता इधर उधर की बात अब पसंद नहीं करती, और देश के जो चुनाव होते हैं, मुझे मेरा ये दीज आर माई फीलिंग्स की वो ज्वलंत मुद्दों पे बात होनी चाहिए, इधर उधर की बातों पे। अमित जी रहिएगा। अमित जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। मुकेश शर्मा जी, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि भाई आप डबल इंजन की बात करते हैं, ये तो संघीय है, संघीय देश है, यहां पर राज्य और केंद्र को मिलकर काम करना होता है, ये धमका रहे हैं आप? प्रशांत जी, संघीय व्यवस्था की धारणा को समझने की बात है, और ये शब्दों को लेके और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। लोग समझते हैं कि जब दो प्रदेश में एक ही विचारधारा की सरकार होती, एक ही पार्टी की सरकार होती है, तो सामंजस्य से काम होता है, विकास की गति तेज होती है। अभी तो इनको काम करना नहीं होता है, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पता नहीं कहां देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अरे इन सब बातों को छोड़िए, छत्तीसगढ़ के अंदर में क्या हो रहा है इसकी चिंता करिए। छत्तीसगढ़ के अंदर में ये घोटाले के ऊपर घोटाले हो रहे हैं, इसकी चर्चा को दबाने के लिए लोग अब इससे पूछने लगे हैं, तो उनको दबाने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए इस प्रकार की बातें की जाती है। अन्यथा सबको समझ में आता है कि दो डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या होता है, इसको समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, सबको समझ में आता है। तो हमारे प्रवक्ता भाई भी समझ रहे हैं डबल इंजन की सरकार का अर्थ क्या होता है। चलिए, शुक्रिया मुकेश जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए। अमित जी, आपका भी धन्यवाद। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका भी शुक्रिया। तो डबल इंजन पर अब आर पार होता छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से ये बड़ी खबर है। धर्मलाल कौशिक का बयान आया है सुप्रीम कोर्ट से, ईडी को फटकार पर बोले हैं कौशिक, इस पर कुछ नहीं कहूंगा, छत्तीसगढ़ में लोगों को खुशी जैसा कोई माहौल नहीं है। तो धर्मलाल कौशिक का बयान है, सुप्रीम कोर्ट से ईडी को फटकार पर बोले, इस पर कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में लोगों को खुशी जैसा कोई माहौल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मैं उस बात को नहीं कहूंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में आम लोगों में कोई भय का माहौल नहीं है, बल्कि लोग खुश हैं। और खुश इसलिए हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में जल मिशन का काम क्यों नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं बन रहा है, राशि कहाँ जा रही है, और जो राशियां निकल रही है तो लोग अचंभित है, क्या एक परिवार से इतने भी राशि निकल सकती है। तो इस बात को लेकर के लोग अचंभित हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का कोई वातावरण नहीं है, बल्कि आम लोगों के बीच में इसको लेकर के एक उत्सुकता और खुशी भी लोगों के बीच में है। और रायपुर से बड़ी खबर है, रामायण के आयोजन पर बोले सीएम भूपेश बघेल, हम चुनाव के नाम पर ये नहीं करा रहे हैं, हमारी लोक संस्कृति है। तो दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रामायण के आयोजन पर उनकी प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने साफ किया है कि हम चुनाव के नाम पर ये नहीं करा रहे, बल्कि हमारी ये लोक संस्कृति है। राम वनगमन परिपथ अभी शुरू किए हैं क्या? 3-4 साल से चल रहा है। गोधन न्याय योजना अभी शुरू किए हैं क्या? पिछले 3 साल से चल रहा है। तो हम लोग चुनाव के हिसाब से नहीं करते, वो तो जो लोक संस्कृति है, लोक कला है, उसको बढ़ावा देने के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, राष्ट्रीय रामायण उत्सव पर बीजेपी नेता का रिएक्शन आया, धर्मलाल कौशिक का बयान आया कि चुनाव को देखते हुए ये आयोजन किया जा रहा है, कितना फायदा होगा ये आने वाला समय बताएगा। हम लोगों ने अनेक बार बोला है, जो राम को छोड़ दिया उसको कोई नहीं बचा सकता, और शायद राष्ट्रीय रामायण मेला का जो आयोजन चुनाव को देखते हुए उनको लगा कि चुनाव आ रही है, इसलिए मेला कराना चाहिए, भगवान राम की गुणगान गानी चाहिए, लेकिन उसमें उनकी श्रद्धा और भक्ति भी चाहिए। केवल कार्यक्रम करने और दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। तो भगवान के प्रति आस्था जो है वो समय समय पर यहाँ पर निकल रहे हैं और देख रहे हैं, तो कितनी आस्था है वो समय बताएगा।
आगे बढ़ेंगे। रायपुर में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कल सीएम हाउस में बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दे पर बात की। मोहन मरकाम ने बताया कि कांग्रेस 21 मई को पाटन में एक सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जिसमें कई नेता शामिल होंगे। तो वहीं संगठन पर बात करते हुए कहा कि इस संगठन में कोई खींचतान नहीं है। मरकाम ने तेंदुपत्ते पर बीजेपी की राजनीति से लेकर कई अन्य मुद्दे पर बात की। और इस वक्त आपको सीधे बिहार के पटना लिए चलते हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, देखिए आप सीधी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। भारी हुजूम यहां पर इकट्ठा हुआ है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब जो गाड़ी जो है वो लोगों के बीच से आगे बढ़ चुकी है। अब थोड़ी देर में इनकी कारवां जो है वो रफ्तार पकड़ेगा और उसके बाद यहाँ से बाबा बागेश्वर जो है वो सीधा तरेत जो है नौबतपुर वहाँ पर जाएंगे। देखिए बाबा बागेश्वर जो है वो लोगों के बीच से बाहर निकले हैं, वो गाड़ी में बैठ चुके हैं और यहाँ से उनकी जो गाड़ी है वो आगे की ओर निकल पड़ी है। जी तो यहाँ से आपको कहूँ कि होटल से वो निकल चुके हैं। तमाम जो यहाँ पे जो लोग मौजूद जो श्रद्धालु थे उनके बीच से वो निकल चुके हैं और यहाँ से निकल कर आगे बढ़े हैं। और यहाँ पे जो लोग मौजूद रहे, जो लोग उनको दिखाई पड़ा, उनसे दर्शन हुए। जी अच्छा से दर्शन हुए। कब से यहाँ पे थे आप? मैं 11 बजे से खड़ी हूँ। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। बहुत बढ़िया से आप लोगों का दर्शन बहुत बढ़िया से हुआ, बहुत बढ़िया से हुआ दर्शन। कुछ बोले? हाँ, सब तो आशीर्वाद देते जा रहे थे, पूरा सबको आशीर्वाद दिए, बिहार को धन्यवाद भी किया आज बहुत बढ़िया खुशी की बात है। बाबा बागेश्वर नाथ के आज हम लोग अंतिम दर्शन कर पाए। देखिए तो यहाँ पे अंतिम दिन था और अंतिम दिन जो लोगों का जो दर्शन हुआ है उससे लोग प्रसन्न हैं। यहाँ से अब सीधा तरेत जो है वो मठ पहुंचेंगे, वहाँ पे उनकी आज हनुमान कथा होगी। देखने वाली बात होगी कि आज अंतिम दिन वो क्या क्या संदेश देते हैं। जी विरोधी हटा। न्यूज 18 संवाददाता आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। दरअसल पटना से तस्वीरें हैं और कथा का आज आखिरी दिन है और लोगों का उत्साह भी है, उन्हें लेकर उत्सुकता भी है। लोग उन्हें देखने भर के लिए सड़कों पर पहुंचे हैं भरी गर्मी में, दोपहरी में। कथा का आज आखिरी दिन है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पटना से। हालांकि सियासत भी खूब हुई पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बिहार में। पहुंच गए हैं वो वहां पे, जब मठ में उनका कथा समाप्त होगी वहां पे भी कुछ लोगों से वो मुलाकात करेंगे, उसके बाद सीधे एयरपोर्ट निकलेंगे। जी तो आपको बता दें कि लोगों से बातचीत करने के बाद वो बिहार आप कहें कि कथा की समाप्ति हो जाएगी और इसके बाद वो एयरपोर्ट निकलेंगे और एयरपोर्ट से वापसी बागेश्वर धाम के लिए करेंगे। तो ये तस्वीरें जरूर आपको दिखा रहे हैं। आखिरी दिन है आज पटना के बिहार के पटना में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, और कथा चूंकि पूरी हो चुकी है और लोगों से मुलाकात के बाद वो सीधे एयरपोर्ट निकलेंगे। वापसी मध्य प्रदेश होगी। उत्साह है लोगों का जबरदस्त। तो हनुमत कथा का आज अंतिम दिन है। होटल से निकलने के बाद जहां कथा स्थल है वहां के लिए निकले हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और लोगों का उत्साह बरकरार है उन्हें सुनने का, उन्हें देखने का। कहा जा रहा है कि जब कथा पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी वो कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद सीधे बागेश्वर जो है वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। बाहर निकलते हुए और ये खुली गाड़ी में मोबाइल में लोग अपने कैद कर लेना चाहते हैं इस
पल को दर्जनों मोबाइल, सैकड़ों मोबाइल आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, जहां से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण भक्त जो है वो उतावले हैं, वो हर कोई जो है कि जो श्रद्धालु हैं, जिस जन को भक्त तो ये देते आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, जिस तरह से कल उन्होंने संदेश दिया और था, लोगों का उत्साह ऐसा है कि यहाँ पे सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं और एक एक जो तस्वीर है वो अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। सैकड़ों मोबाइल लोगों के हाथों में नजर आ रहे हैं, जो भी कैद कर सकता है तस्वीरें। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना में हनुमंत कथा चल रही है और आज आखिरी दिन है हनुमंत कथा का, और इसके बाद वो कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे और फिर इसके बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। वापसी मध्य प्रदेश के लिए होगी उनकी। क्रेज और उत्साह आप देख सकते हैं, में क्या उत्साह है ये तस्वीरें बताती हैं। बागेश्वर जो है जयकारे लग रहे हैं बागेश्वर धाम के, और लगातार लोगों का वेद वादन हाथ जोड़कर स्वीकार करते हुए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों से दूर से हाथ जोड़कर वाहन में, उनका वाहन भी इस वक्त रेंगता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें, और दूसरी तस्वीर देखिए आप कथा स्थल जहां पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में, लेकिन बहुत ही कुछ मिनटों का ये सफर है, लेकिन यहां तक पहुंचने में भी उन्हें बेहद ज्यादा वक्त लग रहा है, चूंकि हजारों लोग सड़कों पर हैं। आज हनुमंत कथा का आखिरी दिन है और इसलिए लोग चाहते हैं कि वो दर्शन कर लें बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के, और अपने मोबाइल में कैद करना चाहते हैं लोग। हाथ जोड़कर लगातार अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वो उतावले हैं, वो हर कोई जो है अपने तो वाहन आगे बढ़ने में भी दिक्कतें आ रही हैं, और तो ये तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, और जो कथा स्थल है वहां कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं। आज चूंकि हनुमत कथा का आखिरी दिन है और कथा के बाद वो कुछ लोगों से बताया जा रहा है कि बात भी करेंगे और उसके बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, वहां से मध्य प्रदेश के लिए निकलेंगे। तो बिहार में हनुमत कथा, पटना में हुई हनुमंत कथा, और लगातार लोगों का उत्साह बरकरार रहा हनुमत कथा में, और अपील भी करनी पड़ी लोगों से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कि वो अपने घर पर ही बैठकर कथा सुने, टेलीविजन पर कथा सुने अपने घर पर बैठकर, क्योंकि लगातार क्राउड बढ़ रहा था, लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही थी उन्हें सुनने के लिए आने वालों की, और ऐसे में अपील की गई थी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जरिए। उमापति महादेव की आवाज जो है पटना तक नहीं पहुंच रही है।
तो पटना में आज आखिरी दिन है हनुमत कथा का और इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के लिए लौटेंगे। बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।